नमस्कार मेरे भाइयों। इस वीडियो के साथ तुम अपनी 20 डेज प्लेज की जर्नी शुरू कर रहे हो। एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने आया हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना या फिर कमेंट सेक्शन चेक करना मत भूलना। यू विल गेट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स जो तुम्हारे लिए मैंने स्पेशली बनाए हैं इस 20 डेज प्लेज को ध्यान में रखते हुए और तुम्हारे टर्म 1 को ध्यान में रखते हुए। सेकेंड अनाउंसमेंट है, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अलॉन्ग विद द नोट्स तुम्हें एक लिंक मिलेगा जहां तुम एनरोल करा सकते हो कॉन्फिडेंस लेवल 100%। ये क्या है? ये एक वर्कशॉप है जो हर एग्जाम से पहले एक रात पहले मैं कंडक्ट कराऊंगा। 3 एग्जाम्स इसमें मैं कवर करूंगा, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। यानी इनके एग्जाम से जस्ट एक रात पहले मैं तुम्हारे साथ 3 घंटे बैठूंगा, एक पेपर सॉल्व कराऊंगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस 100% की मैं वर्कशॉप लेने वाला हूं, इसके कुछ की फीचर्स भी तुम्हें बता देता हूं ताकि एक आइडिया लग जाए। मैं इस वर्कशॉप को 3 घंटे की रखूंगा, यानी तुम मेरे साथ एग्जाम से जस्ट एक रात पहले बैठोगे और मैं 3 घंटे तुम्हारे साथ पेपर डिस्कशन करूंगा। मेरा खुद का बनाया हुआ गेस्ट पेपर, अकाउंटेंसी का, इकोनॉमिक्स का एंड बिजनेस स्टडीज का, जस्ट उनके एग्जाम से एक रात पहले वो गेस्ट पेपर पूरा 3 घंटे अपन सॉल्व करेंगे बैठ के। देन ओएमआर शीट का डिस्कशन भी करूंगा, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व ओएमआर शीट, बिकॉज वो अगर तुम्हें सॉल्व करना आ गई, प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना आ गया, कैसे टिक करना है, कैसे वो लिखना है, एबीसीडी ऑप्शन, एजर्शन रीजन को कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो मैं तुम्हारे एक रात पहले ही पूरे के पूरे डाउट सॉल्व कर दूंगा, सो दैट तुम एडवांस में प्रिपेयर हो एग्जाम से एक रात पहले कि तुम्हें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। वहां जाके हिट एंड ट्रायल नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कभी करके ही नहीं देखा कि मैं करूंगा कैसे, तो एक रात पहले वो भी तैयारी करेंगे। देन हाउ टू सेव टाइम एंड अटेम्प्ट पेपर इन 90 मिनट्स, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अकाउंट्स का पेपर पूरा आते हुए भी अगर छूट जाएगा तो किसी काम का नहीं है। सो अपन यहां पे डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन 90 मिनट्स के अंदर वो पूरा पेपर खत्म करके एटलीस्ट 10 मिनट्स का ब्रैकेट एक बार दोबारा पूरी ओएमआर शीट को देखने में लगा सकते हैं। एंड देन हाउ टू ओवरकम एग्जाम हॉल एंजाइटी, क्योंकि तुम पहली बार ये टर्म 1 काइंड ऑफ थिंग दे रहे हो, एमसीक्यूज दे रहे हो, एजर्शन रीजंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हारी एंजाइटी पीक लेवल पे आ सकती है, वो भी बहुत अचानक से। उसको कैसे कंट्रोल में रखना है, कैसे दोबारा अपना फोकस बनाना है, कैसे एग्जाम हॉल में वो फोकस लूज नहीं करना है, दैट मींस डूज एंड डोंट्स इन एग्जाम हॉल, वो सारी चीजें भी मैं इसके अंदर तुम्हें बताऊंगा, इस वर्कशॉप के अंदर बताऊंगा। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम कीपिंग दिस वर्कशॉप। पहले मैं बहुत प्राइवेट लेवल पे रखा करता था, लेकिन अब मैं ये वर्कशॉप ओपनली यूट्यूब के स्टूडेंट्स के लिए भी रख रहा हूं। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस वर्कशॉप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, यू कैन एनरोल और वहां से जब भी नोटिफिकेशन आएगा तुम्हें ये वर्कशॉप ज्वाइन करनी है। एग्जाम से जस्ट एक रात पहले होगा, नोटिफिकेशन तुम्हें प्रायोरिटी पे मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब तुम्हें यहां से अपना माइंडसेट एकदम चेंज कर लेना है, स्विच कर लेना है। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द कंप्लीट फॉरेन एक्सचेंज। अगर तुम यहां से पढ़ रहे हो, प्लीज एक काम करो, गर्मा गर्म कॉफी ले आओ और मेरे साथ बैठ के ये दूसरा सेक्शन थोड़ा अलग तरीके से पूरा करो। मैं चाहता हूं इसमें तुम पुराना सब भूल के एक नई सोच के साथ एंटर हो, बिकॉज जब मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट बताना चालू करूंगा, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, फ्लोटिंग, तो ये अपने आप में एक पूरा का पूरा टॉपिक है और मैं नहीं चाहता तुम इसे प्रीवियस वाले टॉपिक से या जो भी फॉरेन एक्सचेंज में मैंने तुम्हें करवा दिया उससे किसी भी रीजन से कंपेयर करो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम मेरे भाइयों, यहां पे कुछ की पॉइंट्स ही तुम्हें याद में रखने हैं और ये तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। सबसे पहले चालू करता हूं, एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज डिसाइडेड बाय द भारत सरकार, मतलब बाय द गवर्नमेंट, नॉट भारत सरकार। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, यहां पे एक्सचेंज रेट जो होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ये पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कब चलाया करती थी? जब बहुत डर में रहती थी, इंटरनेशनल मार्केट को लेके बहुत ज्यादा डर हुआ करता था कि कहीं हम लुट ना जाएं, बर्बाद ना हो जाएं, तो वो जो सेफ्टी मेजर नहीं होता, डर के कारण हम एक दीवार बना लेते हैं, सारी चीजें फिक्स्ड कर देते हैं, नहीं हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतना दे दो, वो भारत सरकार ने करना चालू कर दिया था। या पहले के टाइम पे जब 1991 की पॉलिसी थी तब था, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को उस कॉन्टेक्स्ट में तुम याद रख सकते हो कि यहां पे सरकार जो होती है वो एक्सचेंज रेट सिस्टम को कंपैरेटिवली फिक्स्ड कर देती है। देन कम्स द बेसिक पर्पस ऑफ अडॉप्टिंग दिस सिस्टम वाज टू इंश्योर स्टेबिलिटी। जैसा मैंने बोला, भारत अपन को रिस्क लेने का ही नहीं है,
यहां पे वो चीज थी। भारत सरकार को ये लगता था कि इससे स्टेबिलिटी रहेगी हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में, या जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हमारा होता है उसके अंदर हमें एक प्रॉपर स्मूथ फंक्शनिंग एज वेल एज स्टेबिलिटी मिलेगी। सो अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स इट्स वैल्यू फिक्स्ड विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर क्या कर लिया गया, जो अपनी भारतीय रुपए की वैल्यू है उसे एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ फिक्स्ड कर दिया गया। मतलब से फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं पुराने जमाने के हिसाब से बोलूं तो अगर $100 इक्वल्स टू 5 ग्राम सोना है, 5 ग्राम ऑफ गोल्ड है, तो ये हमने फिक्स्ड कर लिया, इसको नाम दिया गया पैरिटी वैल्यू। मैं वही बताना चाह रहा हूं, अभी आगे बढ़ूंगा, लेकिन लास्ट वाली लाइन सुन लो एक बार जो मैंने बोला, अंडर दिस सिस्टम ईच कंट्री कीप्स इट्स वैल्यू फिक्स्ड इन सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। यहां पे एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो मैंने लिया वो मैंने गोल्ड ले लिया, और मैंने यहां पर अपने रुपए की वैल्यू को 5 ग्राम गोल्ड के साथ बिल्कुल पैरिटी कर दी, फिक्स्ड कर दिया कि ये चेंज नहीं होगा। अब ये जो बार बार मैं पैरिटी बोल रहा था, यहां पे वही लिखा हुआ है, व्हेन द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी और गोल्ड, किसी और करेंसी के साथ आप फिक्स्ड कर लो। हां, मैं एक चीज तुम्हें बताना भूलूं, उससे पहले ही मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे तुम्हें ये टर्म याद रखना है अगर तुम एमसीक्यू का आंसर कर रहे हो। अगर करेंसी की वैल्यू फिक्स्ड कर दी जाए, FIXED, फिक्स्ड कर दी जाए, तो उसको नाम दिया जाता है पैरिटी वैल्यू, जो कि पुराने जमाने में चला करता था, अब नहीं चलता है। अब पैरिटी की जगह पैगिंग आ गया है। पैरिटी कब तक चला, फिक्स्ड कब तक रखते थे किसी और करेंसी और गोल्ड के स्टैंडर्ड में, जब तक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। दोनों एक ही चीज है, दोनों नाम है, मैं बस कूल बन रहा था तुम्हारे सामने। इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह जो डिसाइड किया गया था, इंडिया ने भी बहुत अच्छी भागीदारी निभाई थी, तब के बाद से पैगिंग सिस्टम चालू हुआ। अब अगर तुम मुझसे पूछो पैगिंग सिस्टम में बाबा जी क्या डिफरेंस है, तो पैगिंग में टाई अप किया जाता है, योर करेंसी, भारतीय करेंसी को टाई अप कर दिया जाएगा किसी और करेंसी के साथ, तो फ्लक्चुएशंस अगर उसमें होंगे तो फ्लक्चुएशंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन फिक्स्ड नहीं करते, सिर्फ टाई अप करते हैं। टाई अप का मतलब चलो डॉलर से अब रुपया टाई अप है, अब यहां पे वैल्यूज प्लस माइनस हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैरिटी में क्या कर देते थे, फिक्स्ड। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मैंने इतना बता दिया। अगेन मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं, ये किसने किया था, मैकेनिज्म किसने स्टार्ट किया, सरकारों ने किया, गवर्नमेंट ने किया। दूसरा, इस सिस्टम को अडॉप्ट करने का रीजन था कि स्टेबिलिटी आ जाए। तीसरा, इस सिस्टम के अंदर आप फिक्स्ड रखते थे अपनी करेंसी की वैल्यू विद सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। भारतीय स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे अगर भारत के रुपए की होगी तो, भारतीय रुपए को किसी ऐसे एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के साथ जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। एंड लास्टली, ये जो फिक्स्ड करने वाली बात हुई, इसको नाम दिया गया पैरिटी वैल्यू। और अभी फिक्स्ड सिस्टम नहीं चलता है, टाई करते हैं हम अपनी करेंसी को किसी और करेंसी के साथ, जिसको नाम दिया जाता है पैगिंग। कब हुआ ये, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ। नोट्स की चिंता मत करो, जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दो, जितना दिख रहा है ठीक है, वरना पीडीएफ तो तुमने डाउनलोड कर ही ली होगी। आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या कहता है, ये कहता है आन दो जान दो, जो होता दिखान दो। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सीधे तुम मुझसे पूछोगे, यहां पे बोला सरकार का कोई लॉजिक ही नहीं है, सेंट्रल बैंक का, अरे वो तो कुछ होता ही नहीं, आरबीआई क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, रेडी बैंक ऑफ इंडिया टू निकलो फ्रॉम इंडिया। क्यों, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यहां पे न सरकार इंटरवीन कर सकती है, न बैंक इंटरवीन कर सकती है, यहां पे फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट चलते हैं, यानी डिमांड एंड सप्लाई। यहां पे जो एक्सचेंज रेट डिफाइन होता है, दैट विल बी डिफाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपकी करेंसी की डिमांड है, सप्लाई है, तो उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला गया। एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हो गया ये चीज। द वैल्यू ऑफ करेंसी फ्लक्चुएट्स फ्रीली अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तुम लोग भी एक बार देख लो, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। सो इसको दोनों नाम दिए जाते हैं, वेदर यू कॉल इट एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। तुम मुझसे सवाल करो तो मैं सबसे पहले तुम्हें बता देता हूं, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम को ही डर्टी फ्लोटिंग बोला जाता है। वो नोट्स में आगे आने वाली है, परेशान मत होना, बट लेट्स डिस्कस अबाउट सम की पॉइंट्स के इसके अंदर याद क्या रखना है। सो एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखो यार, ये हाइब्रिड है, मैंने मार्केट फोर्सेस बोला तो तुम्हारे दिमाग में सीधे क्या आया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आया। तुम बिल्कुल सही हो, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा, लेकिन इसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुन लेना, बिकॉज इसमें आगे बोला गया है, मैं पूरा पढ़ लेता हूं एक बार। एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द रेट थ्रू इंटरवेंशन। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई भी इंटरवीन करके कहीं ना कहीं यहां पे एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं $1 को लेके चलता हूं 70 रुपीज, तो यहां से दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो
69.50 डॉलर हो जाएगा या तो 70.50 रुपीज अ डॉलर हो जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब ध्यान से सुनना, व्हाई इट इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। इसको डर्टी फ्लोटिंग क्यों बोला जाता है और फिक्स्ड फ्लेक्सिबल का क्या सिस्टम है जो आरबीआई अडॉप्ट कर रहा है। आरबीआई मतलब क्या ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, इसलिए सेंट्रल बैंक को आरबीआई कह रहा हूं, बट तुम्हें हमेशा आंसर में क्या लिखना है, सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक। आरबीआई लिख के मत आ जाना, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक एमसीक्यू मैंने ऐसा देखा जहां आरबीआई सेंट्रल बैंक दोनों ऑप्शन दिए हुए थे, मैनेज फ्लोटिंग के अंदर वहां पे बच्चे टिक करके आए हैं आरबीआई। ना 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 ना, आंसर है सेंट्रल बैंक। नाउ सेंट्रल बैंक कैन बी ऑफ एनी नेशन, बिकॉज ये चैप्टर ये नहीं बोलता कि हम भारत के बारे में बात करें। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ भारत सो दैट तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो क्या बोला गया, एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मार्केट फोर्सेज डिमांड सप्लाई के हैं, वो देखते जाएंगे। उसमें क्या होगा, या तो वैल्यू हमारी एप्रिशिएट होकर 69.50 होगी या डेप्रिशिएट होकर 70.50 तक जाएगी। डेप्रिशिएट एप्रिशिएट क्या होता है पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। तो फिर आगे क्या बोला गया, लेकिन सेंट्रल बैंक भी इंफ्लुएंस करता है इंटरवीन करके। अब सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ध्यान से सुनो, अगर हमारी 70 रुपए से 69.50 पहुंची वैल्यू, चलो मान लेते हैं हमारा रुपया एप्रिशिएट हो गया। मैं तुम्हें पिछले वीडियो में ही सिखा चुका हूं कि रुपए एप्रिसिएशन से हमारी नेशनल इनकम को नुकसान हो सकता है, हमारी नेशनल इनकम डिक्रीज हो सकती है भाई। उसके पूरे लॉजिक्स तुम्हें इससे पहले वाले वीडियो में पता है। तो ऐसे में क्या करेगा, आरबीआई दिमाग चलाएगा, और जैसे ही हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी वो ये करेंसी को मार्केट में निकालना चालू करेगा, बेचना चालू करेगा करेंसी को, और उसके बदले डॉलर्स खरीदना चालू करेगा। अब अगर रुपया मार्केट में ज्यादा सप्लाई होने लगेगा और डॉलर मार्केट से खिंच के भारत के पास आने लगेगा, तो डॉलर, क्योंकि सप्लाई उतनी है, डॉलर को हमने खरीद लिया, तो डॉलर की अब सप्लाई लिमिटेड है, और हमने क्योंकि खरीदा तो हमने डॉलर की डिमांड दिखा दी एक तरीके से ना। मार्केट से डॉलर कम होने लगा। कम क्यों होने लगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक डॉलर खरीदने लगा। डॉलर के बदले में मार्केट में क्या दिया, हमारा भारतीय रुपया दिया। भारतीय रुपया मार्केट में ज्यादा हो गया, डॉलर अब मार्केट में कम बचा, बिकॉज भारत ने खरीद लिया। हमने क्यों खरीदा इस वैल्यू पे, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे महंगा पड़ता। अगर मैं 70 के बाद यहां 70.50 तक पहुंच जाते तो हमें हर डॉलर की कीमत कितनी पड़ती, 70.50 पे खरीदना पड़ता। अभी हमें पर डॉलर कितने में खरीदने को मिल रहा है, 69.50 में। तो हमने मौका देखते हुए क्या किया, डॉलर को खरीदना चालू किया। डॉलर की डिमांड बढ़ गई, अगर हमने खरीदा तो हमारे पास डॉलर हो गया। अब हमने किसके एक्सचेंज में खरीदा, अपने रुपए के एक्सचेंज में। रुपया मार्केट में ज्यादा इनफ्लो हो गया क्योंकि हमने मार्केट में निकाला रुपया। तो रुपया ज्यादा होने के कारण वो रुपए की वैल्यू फॉल होने लगी, और ये 69.50 से हम वापस इसी ब्रैकेट में आने लगे, क्योंकि अब हमारे पास डॉलर आ चुका है और मार्केट में रुपया ज्यादा पहुंच चुका है उसके अगेंस्ट में। हाँ, अगर तुम्हें इतनी कहानी समझ में आई ना, अब जरा ध्यान से यहां की कहानी सुनो। अब हम लोग बैठे हुए थे, मतलब आरबीआई का जो सेंट्रल बैंक है ना, वहां पे बैठ के लंच चल रहा था। लंच में क्या बात चल रही थी, अरे शर्मा जी क्या तरीके वाला काम करा है हमने, सबने डॉलर मिलके 69.50 में खरीद लिया, है मजा ही आ गया। मतलब सोच के देखो कितनी चालाकी वाला काम है, जब हमारा रुपया अप्रिशिएट हुआ हम डॉलर खरीद के बैठ गए। अब तुम पूछोगे डॉलर खरीदने से बाबा जी फायदा क्या है। एक्चुअल में तुम किसी भी नेशन के साथ ट्रेड कर लो आज के टाइम पे, मोस्ट ऑफ द नेशन डिमांड्स फॉर डॉलर ओनली। भले उनकी डोमेस्टिक करेंसी कोई भी चल रही हो, दे डिमांड फॉर डॉलर ओनली। व्हाई, बिकॉज डॉलर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल करेंसी है पूरे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। बिकॉज यूएसए जितनी चीजें सेल करता है वो उसके बदले में डॉलर ही मांगता है। तो अगर आपके पास डॉलर है, आप यूएसए से चीजें इंपोर्ट करा सकते हो, एंड मैक्सिमम टेक्नोलॉजी बेस्ड आइटम्स एंड जो भी आजकल हाई टेक चीजें होती है वो यूएसए के पास ही है, चाहे वो वेपनरी में ले लो या बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज में ले लो। तो सबको डॉलर चाहिए, समझ रहे हो तुम इस चीज को। तो इसलिए डॉलर से मैं एसोसिएट करके तुम्हें सारा पूरा लॉजिक बता रहा हूं। अब यहां पे क्या हुआ, बिकॉज वी हैव परचेज डॉलर, हम बहुत सुकून में बैठे हुए हैं, बट यहां पे खरीदने के 2 से 3 रीजंस मैंने तुम्हें बता दिए। मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज आई हैव सीन 90% यही गलत होते हैं। हमने 69.50 में खरीदा, हमने एक तीर से 2 निशाने लगाए। एक तो क्योंकि हमने बहुत सारा डॉलर खरीद लिया और उसके बदले में हमारा रुपया मार्केट में चला गया, तो हमारी करेंसी वापस 70 रुपीज के ब्रैकेट के आसपास आ गई। हमने मैनेज कर लिया अपनी करेंसी को, ठीक है, ज्यादा अप्रिशिएट नहीं होने दी, क्योंकि ज्यादा अप्रिशिएट होती चली जाती है नेशनल इनकम फॉल होती है, याद है ना। तो एक तो हमने अपनी करेंसी को बचा लिया, नेशनल इनकम को बचा लिया। दूसरा, हमारे हाथ में डॉलर आ गया। डॉलर भी तो रखना अच्छी बात है ना, मैंने बताया जैसे यूएसए एक्सेप्ट्स डॉलर ओनली, आप अपनी लोकल करेंसी में पे ही नहीं कर सकते। हाँ, आज के ट्रेड में कुछ चीजों में वो रुपया अपना रहा है यूएसए, बट वो नेग्लिजिबल है, तो उस पर ध्यान मत देना। डॉलर इज एवरीथिंग इन द फॉरेन मार्केट। तो फिर क्या हुआ, यहां से हम यहां पहुंचे। अब हमारे दिमाग में यह आया कि हमारा रुपया कुछ ज्यादा ही डेप्रिशिएट हो रहा है,
और डेप्रिशिएट होने का ये भी रीजन होता है कि कई बार रुपए की मार्केट में सप्लाई इतनी ज्यादा है कि हमारा रुपया हर जगह अवेलेबल है, तो वो डेप्रिशिएट होना चालू हो जाता है। अब हमने भी सोचा, अरे शिट, हमने 69.50 में डॉलर खरीदा तो था, एक काम करते हैं डॉलर को मार्केट में निकाल देते हैं। डॉलर को मार्केट में निकाला और बदले में अपना रुपया मंगवाना चालू कर दिया। अब हमें हमारे रुपए की कितनी वैल्यू मिल रही, 70.50। खरीदा कितने में था, 69.50 में डॉलर खरीदा था, बेच कितने में रहे हो, 70.50 पे। 1 रुपए का मुनाफा कमा रहे हो पर डॉलर। और सोचो कितने ही डॉलर निकाल दोगे तुम और तुम कितना सारा फायदा कमा सकते हो। ऐसे में क्या हुआ, तुम्हें गेन होना चालू हो गया, तुम्हें प्रॉफिट होना चालू हो गया। फिर भी एक तीर से दो निशाने, पहला तुमने मुनाफा कमा लिया, दूसरा क्योंकि तुमने मार्केट में डॉलर निकाला तो डॉलर की मार्केट में अचानक से सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई बढ़ने से डॉलर की वैल्यू होने लगी फॉल। डॉलर की वैल्यू फॉल होगी तो वाइस वर्सा रिएक्शंस चलते हैं। अगर डॉलर की वैल्यू फॉल होगी तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी ऑटोमेटिकली अप्रिशिएट होना चालू होती है। डॉलर से मैंने बोला था ना, पैगिंग समझाया था, टाई अप, यही टाई अप है। अगर डॉलर की वैल्यू फॉल होगी, क्योंकि डॉलर मार्केट में बहुत सारा पहुंच चुका है, कहां से पहुंचा, भारत ने निकाल दिया, बेच दिया, तो मार्केट में एकदम से डॉलर की सप्लाई बढ़ी, तो डॉलर की वैल्यू कम होगी और हमारे भारतीय रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, एप्रिशिएट होकर हम यहां तक पहुंच जाएंगे। और इसलिए इसको मैनेज फ्लोटिंग बोला गया, बिकॉज आरबीआई क्या कर रहा है, वो उसको इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मैनेज करने की कोशिश कर रहा है हमारे भारतीय रुपए को। भारत चाह रहा है कि इसी ब्रैकेट के अंदर हम खेलते रहें, वैसे ऐसा हो नहीं पाता, कोशिश पूरी की जाती है, हो नहीं पाता, चलता है, लेकिन ये पूरा सिस्टम भारत के अंदर सेंट्रल बैंक हमारा फॉलो करने की कोशिश करता है। मैंने इतने क्लेवरली तुम्हें क्यों समझाया, सिर्फ एक रीजन से, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। एक लास्ट बार मैं रिवाइज और करवाऊंगा, मानता हूं बहुत इन डेप्थ जा रहा हूं, लेकिन ये कोर स्ट्रेंथ है इस चैप्टर की। वन लास्ट टाइम, $1 इक्वल्स टू 70 रुपीज है। अब क्या हुआ, भारत अच्छे कर्म कर रहा है, सारे कर्म अच्छे जा रहे हैं, जिंदगी अच्छी चल रही है, तो भारत का रुपया अप्रिशिएट होने लगा। अप्रिशिएट होने से भारत को डर लगा, क्योंकि नेशनल इनकम कम हो जाएगी। नेशनल इनकम कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। क्यों, पिछले वीडियो में लॉजिक बता चुका हूं। अब जब तुम्हें इतना समझ में आ चुका है तो इसके आगे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या हुआ, हमने डॉलर खरीदना चालू किया, बिकॉज हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो चुकी थी। इस वैल्यू पे डॉलर खरीदना हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। हमने डॉलर खरीदा तो बदले में मार्केट में क्या निकाला, भारतीय रुपया। एक्सचेंज ऐसे ही चलता है, तो रुपया बाहर निकला, रुपए की सप्लाई बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि डॉलर हमने खरीद लिया, तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट हो जाएगी। हमारी वैल्यू फॉल होने लगेगी, क्योंकि हमने मार्केट में रुपया निकाल दिया, तो सप्लाई बहुत बढ़ चुकी है रुपये की, इसलिए यहां से हम 70 रुपए पे दोबारा पहुंच जाएंगे। हमारा रुपया डेप्रिशिएट हो गया। मान लो डेप्रिशिएट होते होते 70.50 पहुंच गया। आरबीआई को कंट्रोल करना है यहां पे। आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी, ऐसे टाइम पे डॉलर बेच देगी। जैसे ही डॉलर बेचा, मार्केट में डॉलर की एकदम से सप्लाई बढ़ गई, बाढ़ आ गई, लो डॉलर डॉलर डॉलर। तो सप्लाई की बाढ़ आने से जब सप्लाई बढ़ गई डॉलर की, तो डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, और हमारी वैल्यू एप्रिशिएट होगी, तो हम वापस 70 रुपए पे पहुंच जाएंगे। और ये कहलाता है मैनेज फ्लोटिंग। आरबीआई ये चीजें जानबूझ के करता है, सो दैट वो रुपए की वैल्यू को एक ऐसे नॉमिनल स्टेज पे रखे जहां पे हमें दोनों तरफ से बेनिफिट मिल सके, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के बीच का कुछ एक ऐसा सेंटर्ड पॉइंट हो जहां पे हम मैक्सिमम फायदा उठा सकें वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तभी मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम $1 इक्वल्स टू 1 रुपए के साथ हो या $1 इक्वल्स टू 75 रुपए के साथ। आरबीआई क्या देखता है, भारत को सबसे ज्यादा फायदा किसमें हो रहा है, एंड दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, हाउ मच गेन वी कैन गेट फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स विद द एम टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू डिजायर्ड वैल्यू। यहां पे सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन क्यों करता है, ताकि वो जो एक्सचेंज रेट है, जो वैल्यू सेंट्रल बैंक चाहता है, उसके आसपास ही एक्सचेंज रेट रहे, ना कि उससे काफी दूर। अच्छा, मैं ये तो बता ही चुका था कि इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं, तो प्लीज इसको लिख लेना, मैंने मिस आउट नहीं किया है कि इट इज ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आरबीआई इस चीज को जानबूझ के करता है, तो इसको डर्टी फ्लोटिंग का नाम भी देते हैं। तो बाबा जी आरबीआई जानबूझ के करेगा तो डर्टी फ्लोटिंग कह देंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल हाँ। डर्टी फ्लोटिंग क्यों हुआ, 69.50 पे डॉलर को खरीद लेना, 70.50 पे डॉलर को बेच देना, जिससे डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट भी हो जाएगी और भारत 1 रुपए का मुनाफा भी कमा लेगा, क्योंकि 69.50 पे खरीदा, 70.50 पे बेचा, 1 रुपए का मुनाफा कमाया और डॉलर को डेप्रिशिएट भी कर दिया, तो हुआ ना थोड़ा सा डर्टी वर्क, वही इसलिए उसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। इवन आई नो कि ये चीजें शायद तुम लोगों से बोर्ड्स में नहीं पूछी जाएंगी, एक्चुअली आई नो ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट दैट डजंट मीन कि सीबीएसई का जब एग्जाम पैटर्न आएगा या पेपर आएगा तो इन चीज़ों का कहीं भी काम नहीं पड़ेगा। टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये चीज़ें एक हिंट की तरह काम कर सकती हैं या एक एडिशनल नॉलेज की तरह काम कर सकती हैं अगर तुम इस बार टर्म 1 देने वाले हो तो, एंड दैट इज द रीजन मैं चाहूंगा तुम ये चीज़ पढ़ के जरूर जाओ। कमिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सबसे पहली चीज़ होती है ट्रांसफर फंक्शन।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो एक अकेला जरिया है जिसके थ्रू दो नेशंस चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं या करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर ट्रेड कर सकते हैं. इन ट्रांसफर फंक्शन देयर इज अ सेटलमेंट ऑफ करेंसी व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज. इट इज परफॉर्म थ्रू क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बिल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा. सीधी बात यह है, अगर एक नेशन के बैंक को दूसरे नेशन के बैंक के साथ काम करना है या सिंक आउट होना है या ट्रेड करना है थ्रू बैंक ड्राफ्ट और मे बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तभी वो रुपया डॉलर में कन्वर्ट होगा या डॉलर रुपए में कन्वर्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पेक्टिव बैंक्स. अदरवाइज ये कभी ट्रांसफर फंक्शन अगर नहीं हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज कभी हो ही नहीं पाएगा या दो नेशंस के बीच कभी ट्रेड नहीं हो पाएगा. इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर मैं एंड करते हुए सिंपल शब्दों में बोलूं, transfer function helps in having trade relations between two nations by just establishing that exchange mechanisms between two nations bank. डॉलर को रुपए में, रुपए को डॉलर में. फिर बारी आती है क्रेडिट फंक्शन की. अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो जब दो नेशंस के बीच में ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश होते हैं या एक नेशन से दूसरे नेशन गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं तो हमेशा वो क्रेडिट पे होते हैं. तो ये क्रेडिट फंक्शन भी जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, जिसे फॉरवर्ड मार्केट भी नाम दिया जाता है, बताऊंगा आगे वो भी. बट अगर दो नेशंस के बीच में ट्रेड हो रहा है, कभी भी ऑन द स्पॉट पेमेंट्स नहीं किए जाते हैं. देयर ऑलवेज अ टाइम गैप ऑफ 2 to 3 मंथ्स जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू पूरा किया जाता है. 11th क्लास में तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ चुके हो. एक पेपर पे हम कमिटमेंट दे देते हैं कि आफ्टर 3 मंथ्स वी विल पे आउट द अमाउंट. वो क्रेडिट फंक्शन भी आज के टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि उससे रुपीस डॉलर, डॉलर रुपीस हो सकता है. दैट मींस सिंक आ जाता है, सिंक्रोनाइजेशन आ जाता है दो नेशंस के बीच में. ओके, लीगैलिटी है हम दोनों की जो करेंसीज है उसके बीच में. हाँ भाई, 3 महीने बाद भी वो एक्सचेंज पॉसिबल है दो नेशंस के बीच में, डॉलर से रुपीस में या रुपीस से डॉलर में. एंड फाइनली हेजिंग फंक्शन. हेजिंग फंक्शन ये कहता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो एग्रीमेंट में आ जाते हैं. जैसे मैं अगर अमेरिका से कुछ खरीद रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि भैया मैं आज आपको मैन्युफैक्चरिंग का ठेका दे रहा हूं, मैं आज से 8 महीने बाद आपसे गुड्स पिक कर लूंगा, तो जो आज का मार्केट रेट होगा मैं ऑर्डर उस मार्केट रेट पे डाल दूंगा. फिर आज से 8 महीने बाद जब गुड्स मेरे पास आएंगे भारत के अंदर, तो भले ही कोई भी मार्केट रेट चल रहा हो ज्यादा या कम, मैं अपना हेजिंग फंक्शन के थ्रू ट्रेड कर चुका हूं. मैंने जो वैल्यू पे फिक्स कर लिया था मुझे वही पेमेंट करना पड़ेगा इवन आफ्टर 8 मंथ. तो ये हेजिंग फंक्शन कहलाता है. व्हेन एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर एंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल बाय गुड्स ऑन फ्यूचर डेट्स एट करंट प्राइसेस, आज के प्राइसेस पे फ्यूचर में गुड्स बाय या सेल करे जाए. सिंपल रीजन यार, आज तुम ऑर्डर डालोगे 8 महीने प्रोडक्शन में लगेगा, क्योंकि दो नेशंस के बीच में डील्स ऐसे ही चलती हैं. टेक 6 to 8 मंथ्स टू कंप्लीट द ऑर्डर. तो ऐसे केस में हेजिंग फंक्शन बहुत यूजफुल होता है, सो दैट जो बायर है ना उसको फ्यूचर वैल्यूज से लॉस ना हो. हाँ, फ्यूचर में कम होने के चांसेस भी होते हैं करेंसी के, लेकिन बढ़ने के चांसेस भी उतने ज्यादा ही होते हैं. तो क्या करते हैं, आज की डेट पर सेटलमेंट कर लेते हैं. आज मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, आज की वैल्यू पे फिक्स हो गया सब, भले ही 8 महीने बाद गुड्स का एक्सचेंज हो चलेगा, लेकिन हाँ जो वैल्यू आज डिसाइड हो गई थी 8 महीने पहले उसी पे फाइनल पेमेंट किया जाएगा. अगेन मैंने जैसा बोला, तुम अगर वीडियो छोड़ के जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन ये उनके लिए है दोज हु आर प्लानिंग टू स्कोर लाइक 95% एंड अबव. उनको ये छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए. जैसे स्पॉट मार्केट, इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली. ये वो मार्केट होता है, बोला जाता है इस मार्केट को, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस मार्केट होता है. यहां पे रिसीट्स और पेमेंट्स इमीडिएटली कर दिए जाते हैं, फ्यूचर डेट के लिए नहीं बैठा जाता. अभी करो अभी खत्म करो, हम फ्यूचर के लिए नहीं बैठ सकते. देयर इज नो काइंड ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. स्पॉट मार्केट में चीजें सब आज और अभी सेटल आउट होंगी. एंड लास्ट कम्स फॉरवर्ड मार्केट. फॉरवर्ड मार्केट वो मार्केट होता है जो मैंने हेजिंग फंक्शन बताया. द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट विल बी यूज्ड टू मेकिंग पेमेंट्स एट फ्यूचर डेट. जो आज का एक्सचेंज रेट है उसके बेसिस पे फ्यूचर पेमेंट्स करे जाएंगे, फ्यूचर डेट पे पेमेंट करे जाएंगे. ये फॉरवर्ड मार्केट कहलाता है. इसके अंदर हम वेट करते हैं और फ्यूचर डेट के, मतलब वेट इन द सेंस करते हैं, रॉ मटेरियल जो भी आया है उससे प्रोडक्शन हुआ है, डिलीवरी के लिए वेट करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वेट करते हैं और तब पेमेंट्स करे जाते हैं. लेकिन जो पास्ट आपने डेट पे जो भी एक्सचेंज रेट के थ्रू आपने डील कर ली थी उसी बेसिस पे पेमेंट्स फ्यूचर में किए जाएंगे. नए रेट्स जो चल रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है. एंड दैट इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट. आज की डेट पे फ्यूचर के ट्रांजैक्शंस होने, फ्यूचर मतलब जब भी डिलीवरी ऑफ गुड्स वगैरह होगा. आई नो मैंने तुम्हें थोड़ा ज्यादा पढ़ाया है, आई नो मैंने तुम्हें थोड़ा इन डिटेल पढ़ाया, इन डेप्थ पढ़ाया, वो टॉपिक्स भी जो शायद ना पूछे जाएं, बट हमेशा थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर होना अच्छा है ऐसे सिनेरियो में जहां उनसे रिलेटेड कुछ हिंट्स आ सकती हैं. बिलीव मी, जब मैंने ये एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ाया आई वाज नॉट श्योर कि मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, बिकॉज इट इज 20 डेज प्लेज और प्रिसाइज कंटेंट तुम्हें देना बहुत जरूरी है. बट बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि किसी भी सैंपल पेपर बुक
बुक का या किसी भी एमसीक्यू बुक का कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो तुमसे ना बने। एंड दैट इज द रीजन, सॉरी यार मैं थोड़ा सा इन डेप्थ चला गया। तो मिलता हूं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए चिल मारो, कॉफी पियो, माहौल बनाओ, लोफाई म्यूजिक चलाओ और लगना चाहिए कि भाई तुम बोर्ड्स झेल नहीं रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।